अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू रोमान आर्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करें इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल से प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। जुलेखा काम करके जा चुकी थी। अब वही बड़ा सारा घर, वही सन्नाटा, और जाते जाते 2 दिन की छुट्टी भी मांग रही थी। काम से वो घबराती न थी, बस तन्हाई से घबराती थी। जुलेखा को तमाम दिन के लिए उससे उसी लिए रखा गया था, वरना 2 आदमी का काम ही इतना कितना होता है। जुलेखा अयाज के ऑफिस से आने के बाद घर जाती थी। आज वो जल्दी चली गई और अब वो अकेली। जुलेखा की मौजूदगी में वो हर खौफ से बेनियाज रहती थी। दरअसल वो बड़े परे घर से आई थी। ऐसा कभी होता न था कि घर के तमाम अफराद कहीं चले जाए और हुमा अकेली हो, और अपने इस घर में शायद वो तन्हाई से खौफज़दा भी ना होती कि सारा बचपन उस घर में गुजारा था। फिर अभी अम्मी उस घर में तनहा छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। या तो वो अम्मी के साथ जाती या घर पर अब्बा होते। कोई ना कोई भाई भी होता, क्योंकि तीनों भाई पढ़ाकू थे। उनके दोस्तों की तादाद महदूद थी। अब्बा को तो यूं भी किसी के घर जाने से दिलचस्पी ना थी, बस कभी कभार किसी अजीज़ की बीमारी को सुनते तो यादत को चले जाते। तकरीबात में तो उनके जाने का सवाल ही ना आता। ना था। अम्मी ही सब अजीज़ रिश्तेदारों से ताल्लुकात निभाती थी। अब्बा की मसरूफियात भी ऐसी थी कि उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता था। वो ज़्यादा वक़्त मुतालिया में सर्फ करते थे। उनके दोस्त अहबाब भी उनके ही के जैसे पर नमाज़ी, परहेज़गारी, मुताले के शौकीन, दीनी कुतुब, इस्लामी तारीख़ या सीरत-उन-नबी पर जो किताबें उनमें से किसी को मिल जाती, वो लेकर अब्बा के पास पहुँचते और सब उसी में घंटों बहस मुबाहसा तबसरा करते। हुमा घर में अकेली होती, लेकिन अब्बा के कमरे से मुख्तलिफ आवाज़ें उसकी समातों को आबाद रखती। घर के कामों में मसरूफ़ रहना उसका शौक था, लेकिन अब्बा की ताकीद पर वो दीनी किताबें ज़रूर पढ़ती थी। अम्मी को लड़कियों का खाली बैठना गवारा न था, इसलिए वो बस जब के लिए वो मन के लिए ताबड़तोड़ मसरूफियात तलाश कर लेती थी। रात को सोने से पहले वो कोई नावल या कोई रसाला डाइजेस्ट ज़रूर पढ़ती थी। अम्मी को दर्जी के सिले कपड़े कभी पसंद ना आते। वो उनमें कुछ ना कुछ ऐब ऐब तलाश करके एक लेक्चर तैयार करती, जिसका लबो लबाब ना होता। ये कोई सिलाई है, कोई बकिया छोटा, कोई बड़ा, ज़रा देखना आस्तीन तंग है, गला फाड़ा भार सा। कमबख्तों ने सारे कपड़े का सत्यानाश कर दिया। ऐसा नरम रेशम और दामन से पर मशीन का बखेरा हाथ टूट गए हैं थे क्या कि तरपाई नहीं कर सकते। याद रखो, हम हुमा हिमा अब वो बराह रास्त उसे मुखातिब करती, जो औरत सिलाई नहीं कर सकती वो पोहड़ और बेढंगी रहेगी। सिलाई में नफासत का ख्याल रखना चाहिए। सिलाई ही नहीं, हर काम में उन्हें सफाई और नफासत का दरकार होती थी। लो, वो भी कोई औरत है जो खाना पकाते वक्त सफाई का ख्याल न रखे, या ये कि घर गंदा होगा तो औरत के सलीके पर ही हर्फ आएगा। औरत को 4 आंखों से हर चीज़ देखनी पड़ती है। अम्मी की नकाहो तबीयत की बदौलत वो हर फन मौला बन गई। अम्मी ने 4 आंखों की तशरीह को तो नहीं उसने पूछा तो घूरने पर इत्तफाक किया। बीए के बाद अम्मी ने ही ऑर्डर दिया, बस घर संभालो, एमए शेमए की ज़रूरत नहीं है। वो कराह कर रह गई, कितना संभालेगी घर। उसकी तशरीह भी नहीं की और फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिश्ता भी टपक पड़ा। सब ही मुत्तफिक थे कि बहुत आला रिश्ता है, खुशहाल घराना, आला तरीन, बेहतरीन पोजीशन, शक्ल सूरत भी बेहतरीन। चलो जी, शादी की तैयारियां शुरू ना लड़के ने उसे देखा, ना ही वो उसे देख पाई। तस्वीर तक नहीं। अभी अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। उसकी कई सहेलियां ऐसी थी जो अपने मंगेतरों से मुलाकातें भी कर लेती थी। बास के मंगेतर तो रिश्तेदार ही थे, लेकिन उसने जो चुप सादाली देखने का फ़ायदा भी क्या था। रुखसती के वक़्त उसने नसीहतों की कटहरी उसने के नातों कंधों पर लाद दी। देखो, मेरी तरबियत पर हर्फ ना आए। ज़ुबान खोलने से पहले अच्छा बुरा भी सोच लेना चाहिए। अपनी नेकी, खुदादाद, सलाहियत और खिदमत की बदौलत ससुराल वालों के दिल जीत लेना, किसी को तुमसे शिकायत ना होने पाए। शोहर की इज़्ज़त और इताअत का शार बना लेना। हमेशा सब्र से काम लेना कि सब्र का फल मीठा होता है। ससुराल मायके के दरमियान कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। तुम्हें ससुराल के तौर तरीके खुशदिली से कबूल करने होंगे। उससे तुम्हारी भलाई है। और नसीहतों की रोशनी में उसका दिल एक खौफ से भर गया था और वह खूब रोई। अब पता नहीं क्या होना था। ससुराल उखाड़ा में थी। डरते डरते सबका सामना किया। सास और नंदे, दीगर करीबी रिश्तेदारों से तारुफ हुआ। अयाज तो पहली नज़र में ही उसका दीवाना हो गया। चंद दिन सैर तफरीह में गुजर गए, फिर आदतन उसने किचन में दखल देना शुरू किया तो सास नंदे भी आशिक हो गई। जो बहू खुद से जिम्मेदारियां का एहसास करे, उसके लिए दिल खुद ब खुद कुशादा हो जाता है। बहुत जल्द वो ससुराल की बेहतरीन महबूब वो बहू बन गई। अयाज के चचा करीब रहते थे, वो वहां जाकर उनके लिए कुछ पका देती। चचा बीमार थे। चची सादा दिल और नेक, उनकी एक ही बेटी थी जो अमेरिका में थी। कई सालों के बाद आती थी। हमा को उन दोनों से हमदर्दी हो गई। पता नहीं लोग बेटियां बाहर भेजते
वक़्त अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? खुसूसन इकलौती बेटी या इकलौता बेटा। उसने चच्ची से कहा, कह भी दिया, वो उदास हो गई। बस दुल्हन बेटियों के नसीब जहाँ ले जाएँ, फ़ोन तो आते रहते हैं। आप नहीं वापस बुलाएँ, अब आप उन्हें वापस बुला लें, उसने राय दी। चाचा-चाची हँस दिए, दोनों हम हिमा से खुश थे। वो उनके घर जब भी जाती कई काम कर देती, अपने घर में भी अब वो रात का खाना खुद बनाने लगी थी। अयाज़ रात ही को घर में खाना खाता, मगर कुछ दिनों में वही अयाज़ उसकी मसरूफ़ियत नागवार लगने लगी। मैं आता हूँ तुम किचन में घुसी होती हो, इतने लोग हैं घर में, तुम्हारा ख़्याल है कि तुम्हारे आने से पहले वो हवा खाते और पत्थर निकलते थे। हिमा शर्मिंदा हो गई। अब वो अयाज़ के आने से पहले किचन का काम मुकम्मल कर देती, ताकि अयाज़ को शिकायत ना हो। यूँ भी वो अकेली काम करती थी, नंदे उसकी मदद करती थी, लेकिन अयाज़ को फिर भी खबर हो गई। वो अपनी माँ से शिकवा कर बैठा कि हिमा इस घर की इकलौती बहू है, खादमा नहीं कि घर के काम करे। अम्मा को ये बात बुरी लगी, वो हिमा से खफा हो गई। बड़ी मिन्नत समाजत करके हिमा ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो तो खुशी से घर काम करती है। अयाज़ पता नहीं क्यों ये बुरा समझते हैं, अब पता नहीं उन्हें उन्हें यकीन आया कि नहीं। उसने अयाज़ को भी समझाया था कि वो अपने घर में भी हर काम करती थी, उसके अलावा यहाँ और कोई शुगल भी नहीं। कहाँ तक बैठी रही, मगर अयाज़ का दिमाग न जाने किस किस्म के ताने-बाने बुनता रहता था। वो घर में किसी से भी खुश न था, फ़ज़ूल किस्म के बहाने निकाल कर हर किसी से लड़ता और बख्शिश करता। आखिर ने उसने लाहौर ऑफ़िस में तबादला करवा लिया। हिमा को सास नंदों से जुदाई शौक गुज़री। उसके शिकवे पर अयाज़ का मुँह फूल गया। और मुश्किल उसे मनाया। लाहौर में उसने कुछ दिन हिमा के मैके में गुजारे, फिर एक अच्छा सा घर किराए पर ले लिया। हिमा इस खूबसूरत घर में आकर खुश न थी। उसे तो ये सोने का पिंजरा ही लगा, जहाँ वो कैद कर दी गई। उस कमरे से उस कमरे में चकराती फिरती, करने को कोई काम न था। सुबह दोनों वक़्त का खाना तैयार कर लेती, घर की सफाई तीसरे दिन करती, हफ्ते में एक दिन कपड़े धो लेती। फिर कुछ किताबें ले आई, डाइजेस्ट मंगवाने के लगी, लेकिन वक़्त जैसे थम सा गया है। एक दिन पड़ोस की एक साहिबा अपने मियाँ के साथ आ गई। अयाज़ तो उन साहब को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। हिमा ने पड़ोस को बरामदे में बैठा लिया, ताकि किचन में चाय वगैरह भी तैयार कर ले। उनके बच्चे खेलने लगे। पड़ोसन अपनी अदीमुल फ़रिश्ती के रोने लगी। घर के तो काम, बच्चों के काम और बेशुमार मसाइल। सास नंद और देवर भी साथ रहते थे। हिमा उनको हसरत भरी नज़रों से देखती रहती। कितने खुशकिस्मत हैं, उनके पास काम ही काम है, मसरूफ़ियत ही मसरूफ़ियत। उनको कितना मज़ा आता होगा। चलते वक़्त उन्होंने उसे दावत दे डाली, हम तो अकेली हो हिमा, तुम अकेली हो और आ जाया करो हमारी तरफ। उनके जाने के बाद उसने अयाज़ को बताया कि वो बहुत मसरूफ़ रहती है। अब ये मुझे बुला गई हैं, अब एक बार वो आई हैं, अब हमें भी उनके घर जाना चाहिए। अयाज़ सोचने लगा, हाँ शरीफ लोग हैं। बेगम कैसी हैं? मैं तेज़ तरार चलते पड़ हाँ तो नहीं, मैं डरता हूँ कि मेरी मासूम बेगम को उल्टी सीधी पटियाँ न पढ़ाएं। पहली मुलाकात में क्या अंदाज़ा हो सकता है? फ़िक्र न करें, आपकी बेगम इतनी भी मासूम नहीं है कि किसी के उल्टी सीधी पटियों में आ जाए। अकेली बोर होती रहती हूँ, उनके घर में बच्चे हैं, उन्हीं से दोस्ती कर लूँगी। अयाज़ ने इजाज़त दे दी, मगर कभी कभार की शरारत भी लगा दी, कभी कभार की शर्त भी लगा दी। कितने दिन बाद वो उनके घर चली गई। बहुत मोहब्बत से मिली, सास नंद से मिलवाया। घर के काम नंद भाव से मिलकर करती थी। हिमा उनकी सास के पास बैठ गई। बहुत उम्दा और नेक खातून थी। उन्होंने बताया कि उनके घर हर माह दर्स की महफिल होती है, मोहल्ले के तमाम खवातीन शरीक होती हैं, तुम भी आ जाया करो। हिमा गर्दन हिलाकर रह गई। घर आकर अयाज़ को बताया, वो चिढ़ गया। कोई ज़रूरत नहीं है, ढक्को सलहम सब मिलाओ के मुनाफिकाना लेक्चर, खातून हैं वर्स देने वाली, मिला नहीं है। वो समझी अयाज़ मर्दाना दर्स का हवाला दे रहा है। पता है सब मुझे पसंद नहीं। वक़्त ज़ाया करने के बहाने बैठकर गिबतें करने के लिए सब जमा हो जाती हैं होगी। उनके दीन ईमान का कोई यकीन नहीं मुझे, और तुम इतनी फारिग हो के हर रोज़ दर्स में जाओगी। मेरे आने के बाद है ना, महीने में एक बार दोपहर के ज़ोहर के बाद 1 घंटे का दर्स होता। फिर बाद में ख़वातीन सवाल करती हैं मसला मसाइल समझने के लिए। जिसको नहीं पूछना वो घर आ जाती हैं। दीनी महफ़िल है, सवाब होता है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप शाम को आते हैं। अच्छा, सवाब कमाना चाहती है तो शोहर की खिदमत करो, शोहर के हुक्म की तामील करो। सवाब ही सवाब। अयाज़ संजीदा था, इसलिए वो भी दिल मार कर रह गई। यूं भी अब उससे महसूस होने लगा था कि अयाज़ को उसकी नमाज पर भी जहालत सवार हो जाती है। वो ऐन वक़्त पर उसी काम में मसरूफ़ कर देता। वो कहती कि इतना अहम काम तो ना था, मैं नमाज के बाद कर देती, कज़ा करवा दी ना। मुझे हर काम फौरी तौर पर करना और करवाना पसंद है। नमाज मेरे जाने के बाद कज़ा पढ़ लिया करो। वो बहस से बचने के लिए चुप हो जाती। इस दिन पड़ोसन सया बाजी आई और तो कहने लगी, मेरी सास पूछ रही थी कि तुम दर्स में क्यों नहीं आई। उसने बहाना कर दिया, कुछ मेहमान आ गए थे। सरिया बाजी ने कहा,
اچھا اگلی بار آ جانا۔ بعض وقت مسائل سے بھی آگاہی ہوتی ہے، درس تو مختصر ہوتا ہے مگر خواتین دین سے متعلق سوالات کرتی ہیں، کافی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ بتا نہ سکی کہ ایاز کو درس کے نام سے چڑ ہے۔ ایاز کو اس نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کس قسم کا مسلمان تھا۔ اس دن ہما نے ٹوک ہی دیا، ایاز اب جمعے کی نماز تو پڑھ لیا کریں، تم پڑھ تو لیتی ہو، میری نماز کا اجر مجھے ملے گا آپ کو نہیں۔ بھائی میری میاں بیوی الگ تو نہیں ہوتے، جب ہم ایک ہیں تو ایک نماز ہی کافی ہے۔ عجب فلسفہ تھا، آپ نے کیا کبھی نماز نہیں پڑھی؟ آتی نہیں؟ اوہو، یہ آج تمہیں مذہب کا دورہ کیوں پڑ گیا ہے؟ درس میں گئی تھی، وہ جھلا گیا۔ آپ جانے کب دیتے ہیں؟ مہینے میں ایک بار۔ مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، سحر کے بعد تو وہاں محلے کی عورتیں آتی ہیں، صرف میں ہی نہیں جا سکتی۔ اس نے پلکیں سے بھیگ گئی بے بسی۔ میاں کی نافرمانی کو ثواب سمجھتی ہے تو چلی جایا کرو۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ دراصل اپنے گھر میں تو ابا امی نمازی تھے، تینوں بھائی میں بھی کالج یونیورسٹی سے آ کر مسجد جاتے تھے۔ ابا کی سخت تاکید، اوہو کیا بحث لے کر بیٹھی ہو، چھوڑو یہ لیکچر، تمہیں کیا پتا تمہارے بھائی مسجد جاتے ہیں یا میں خانے، یہ ہر بات اتنے یقین سے نہ کیا کرو، تم کیا ان کو پیچھا کرتی تھی؟ وہ حسب عادت چپ ہو گئی تو وہ ہنسا تو دیکھا جواب نہیں تھا تمہارے پاس۔ اسے یقین تو نہ تھا، بے قرار تو کیونکہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی اس کی۔ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہاں سب لوگ پوچھیں گے تمہاری بیوی کیوں نہیں ہے، پھر کیا جواب دیں گے؟ تو لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے جاؤ گی دنیا داری کے لیے؟ جی نہیں، میں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتی ہوں، آپ کے واسطے سے وہ میری بھی ماں ہے۔ اصل میں لوگ توقع کرتے ہیں بہو کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی بہنیں اس وقت پریشان ہوگی۔ میرا اس گھر سے بہت گہرا رشتہ ہے، مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ وہ مسلسل بیگ میں سامان رکھ رہی تھی، گھٹنا برش۔ تمہیں تقریر کرنے کا بہت شوق ہے، وہ جھلا کر گیا تھا، مگر میں اکیلا ہی جاؤں گا، میں کب آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ دراصل آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا ضروری ہے، میرا جانا کتنا ضروری ہے۔ وہ سب کپڑے کو تہہ لگاتی اندر، آپ کے لیے نہیں، میں وہاں جا رہی ہوں خود کے لیے، آپ کے لیے نہیں، مگر آپ کی بہنوں کی تسلی اور تسلی کے لیے۔ وہ تین بہنیں ایک دوسرے کی تسلی اور ڈھارس کے لیے کافی ہیں۔ بری طرح چڑھ کر بولا، پتہ نہیں اسے کیا اعتراض تھا، وہ بحث کرنے کی عادی نہ تھی، اتنا بھی بہت ہمت کر کے بولی تھی، یہ بھی نہیں کہہ کہ اس گھر میں اکیلی رہ کیسے رہوں گی۔ رات کو چور ڈاکو آ گئے، تب کوئی کتا ہی آ کر اسے چیڑ پھاڑ کر جائے، کتا ہی آ کر اسے چیڑ پھاڑ کر جائے۔ کیونکہ کتے چیرنے پھاڑنے کی عادی نہیں ہوتے، مگر وقت کا کیا بھروسہ، بھوت بھی آ سکتے ہیں۔ کیلی عورت کو دیکھ کے ایاز چپ ہو گیا، وہ اپنی فتح پر خاصی مطمئن تھی۔ جب ٹیکسی میں ایاز نے اس کا بیگ رکھا تو وہ بالکل ہی بے فکر ہو گئی، لیکن چند منٹ بعد اس کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ ٹیکسی ابا کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ اترو، ایاز نے اس کا کہا اور خود بھی اتر گیا۔ اس کا بیگ نیچے رکھا اور وہ انتہائی پریشان سے اسے دیکھ رہی۔ ایاز گھر کی گھنٹی بجا رہا تھا، امی نے دروازہ کھولا، وہ نیچے اتر کر ان کے پاس ہے۔ اسلام کیا امی، ایاز کی اماں بیمار ہے، اس لیے ایاز اوکاڑا جا کر رہے ہیں۔ تو بیٹا پھر تم بھی جاؤ، اس ایاز کی خدمت اور نندوں کی تسلی کے لیے تمہارا جانا ضروری ہے۔ ایاز نے امی کا پورا فقرہ سنا بھی نہیں، شاید ٹیکسی میں جا بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ ٹیکسی آگے بڑھی تو اس نے منہ باہر نکال کر کہا، جلدی آ جاؤں گا۔ دونوں ماں بیٹی دیکھتی رہ گئی، رات کو سب دیر تک جاگتے رہے۔ وہ کافی دن بعد آئی تھی، سب کے پاس اطلاعات اور خبروں کا ساکھ تھا۔ صبح امی نے اسے کہا، ایاز نے فون بھی نہیں کیا، خیر ہے تو بتاتا تمہارا ابا کا خیال ہے کہ تمہیں سسرال جانا چاہیے، یہ موقع ایسا ہے کہ لوگ تمہاری موجودگی کا توقع کر رہے ہوں گے۔ خدا کرے ایاز کی اماں صحت یاب ہوں، مگر تمہارا جانا ضروری ہے۔ وہ بھی سمجھتی تھی کہ اس کا جانا سسرال میں موجود ہونا ضروری ہے، وہاں سب توقع کر رہے ہوں گے اور وہ وہاں نہیں گئی، اسی پر الزامات وہاں سب توقع کرے ہوں گے اور وہاں نہیں گئی تو اسی پر الزامات آئیں گے ایاز کو، مگر اس بات کی پرواہ نہیں۔ کون اسے سمجھائے؟ امی خود بھی تیار ہو گئی تو وہ پہلے ہی تیار تھی، وحدان کے ساتھ آیا سے پہر کو اوکارا پہنچ گئی۔ جب وہ گھر داخل ہوئی تو نندے اس کے پاس بھاگ کر سے لپٹ کر رونے لگی۔ بھابھی کل بھائی اکیلے آتا دیکھا، سچ جانی اتنا دکھ ہوا کہ حد نہیں، کہ آپ کو اماں کی اتنی پرواہ نہیں، کہ آپ کو ہمارا دکھ سے واسطہ نہیں۔ آتے ہی شکووں کی بچھار اسے پٹا گئی، پھر اس نے دونوں کے گلے لگ کر تسلی دی، میں بعد میں یہ بتاؤں گی، تم اماں کی خیریت بتاؤ، اب بہترین ہے، کل کا دن بہت سخت تھا، خیر شکر ہے ہم دونوں ہسپتال میں ہی تھے، بھائی نے کہا یہاں جمگھٹا نہ لگاؤ، تو ہم دونوں گھر آ گئے۔ آپا وہی ہیں؟ ہیما کی امی نے بھی دونوں کی تسلی دی اور کہا، بیٹا نماز پڑھا کرو، دعا شفا کا درد کرو،
इंशाल्लाह तुम्हारी अम्मी सेहतमंद होकर आएँगी। चाची मौजूद थीं, वो चाय बनवा कर लाईं, सब चाय पी रहे थे। क्यास भी आ गया, सब उसकी अम्मा की खैरियत पूछने लगे। अभी तो ब्लड प्रेशर हाई है, वो कुछ परेशान था, डॉक्टर उसी की कोशिश कर रहे हैं नॉर्मल होने पर। तुम कब आए? अब वो कब आई? तो अब वो हिमा की तरफ मत जाओ, अभी कुछ देर पहले अयाज़ की बहन ने जवाब दिया। हाय भाभी, आप तो सोच भी नहीं सकती, भाई के साथ आपको ना देखा तो हमें इतना रोना आया कि एक भाभी उन्हें भी हमारे दुःख का एहसास नहीं। सच्ची तो हम तो आपके वहीं बेहस और खुदगर्ज़ समझकर बुरा भला कह रहे थे। फ़िज़ूल बातें ये कल आकर क्या कर लेती? अयाज़ कहर दरे लहज़े में बोला। डॉक्टर हैं यहाँ? है ये नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अम्मी नरमी से गोया हुई। ज़रा सी तसल्ली तो थोड़ी सी हमदर्दी बहुत दुख को कम करने और दिल मजबूत करने का बायस हो जाती है। माँ की बीमारी से लड़कियां परेशान हो गई। कदरती बात है, हम हिमा का उस घर से बहुत बड़ा गहरा रिश्ता। बच्चों की तशफ़ी के लिए भी साथ आ गई। लड़कियां भी अम्मी से लिपट कर उनका शुक्रिया अदा करने लगी। आपने बहुत अच्छा किया आंटी, बड़ी तसल्ली हो गई, बड़ी तसल्ली होगी। बल्कि भाभी की तरफ से जो दिल में मैल हो गया था वो भी धुल गया। चाची दिन भर रहती हैं, मगर चचा भी बीमार है, इसलिए रात को घर चली जाती हैं। आपके आने से हमें बहुत इत्मीनान हो गया कि कोई बुजुर्ग तो है। रात भर हम रोते हैं, कोई ना था जो आंसू पोंछता। वो सादगी से अपना दुख बयान कर रही थी। अयाज चाचा चाय पीकर जाने लगा तो हम महिमा ने अस्पताल जाने की ख्वाहिश जाहिर की। ठीक है, अभी मैं कुछ देर आराम कर लूँ, रात फिर जाकर गुजारी है, थकन है। अयाज कमरे में जाकर लेट गया। हिमा साथ नहीं गई, रिंदों के पास बैठी रही। उसे डर था कि अयाज उसके जवाब तलबी करेगा। मना करने के बावजूद वो क्यों आ गई? रात के लिए खाना चच्ची तैयार करवा चुकी थी। कहने लगी, घर की बहू आ गई, अब मैं जाती हूँ, कल किस वक्त आ जाऊंगी। किसी वक्त वो जाने लगी तो हिमा की अम्मी ने कहा, बहन आप अपने और अपने मियाँ के लिए खाना ले जाएं। अरे नहीं, घर जाकर पका लूँगी। कुछ शर्मा गई, मगर अच्छा नहीं लगता, अब रात को जाकर पकाएंगी। यहाँ तैयार है, ले जाए। हिमा ने खुद उनके लिए खाना निकाला। लड़कियां हमरा और सिमरा ज़ुबान दांतों में दबाए बैठी थी। देखा, बुजुर्गों से ये फ़ायदा होता है। वो चच्ची तो परसों से रोज़ आ रही हैं, हमें ख्याल ही नहीं आया कि उनके साथ खाना भेजे रात को जाकर पकाती होंगी। सिमरा ने हिमरा को भी शर्मिंदा किया। घर में सबको ने खाना खा लिया तो हॉस्पिटल में भेजने के खाना टिफ़िन में रखकर हिमा और अम्मी बयास के साथ अस्पताल आई। अम्मा गुदूदगी में थी और नंद ने हिमा को देखकर शुक्र अदा किया। अम्मा का ब्लड प्रेशर भी अब कम हो गया था। हिमा ने नंद से कहा, आपा आप चली जाएं, रात को मैं और अयाज रह जाते हैं, आप घर पर आराम कर लें, मैं सुबह घर जाऊंगी आऊँगी। अम्मी ने भी तायद की। हिमा और अयाज ने रह गए। राहिला अम्मी के साथ चली गई। अयाज ने उनके जाते ही हिमा पर तंज की बारिश कर ली। जिद पूरी आखिरकार आ गई। क्या ज़रूरत थी? तुम क्या समझ रही थी? सब क्या तुमसे बहुत खुश हैं? जी नहीं, उन सब का ख़्याल है कि तुम ही उन सब से अलग करके मुझसे ले गई हो। अगर आप मुझे अपने साथ मुझे ले आते तो कोई कुछ ना कहता। उसने तहम्मुल से जवाब दिया। अयाज पलंग पर लेट कर सो गया। हिमा ने कुर्सी संभाली। रात में अम्मा को घबराहट होती तो वो बेचैन होती। हिमा फ़ौरन बाहर जाकर नर्स को बुला लेती। रात की भर जाकर गुजारी पे अभी फोपट रही थी जब एक नर्स ने खटपट की। अयाज ने उठकर हिमा को जगाना चाहा, नर्स ने मना कर दिया। रात भर जागती रही हैं, आपकी अम्मी ज़रा बेचैन होती, आपकी मिसेस फ़ौरन हमें खबर कर देती, आपसे ज़्यादा तो ये परेशान थी। अयाज ने हिमा को जगाकर कहा, अब तुम पलंग पर लेट जाओ, कुर्सी पर बैठे बैठे थक गई होगी। हिमा ने घड़ी देखी और वॉशरूम में जाकर वजू किया। ये अयाज के दोबारा पलंग पर लेटने के ऑफ़र पर उसने कहा, अच्छा अभी वक़्त है, नमाज़ पढ़ लूँ। ओहो अस्पताल में नमाज क्या? ये तुम्हारी आखिरी नमाज है जो बेताब हो अदा करने के लिए? अस्पताल में नमाज की माफ़ी तो नहीं है, और हो भी नहीं सकती कि आखिरी हो भी सकता है कि आखिरी हो। हम अगले पल के बारे में कुछ कह तो नहीं सकते। हिमा ने तहम्मुल से जवाब दिया, आखिर यहाँ जाए नमाज कहाँ मिलेगी? वो झेलाया हुआ था। एक नर्स अंदर आई। उसने कहा, अलमारी में जाए नमाज होगी। मुसलमानों का मुल्क है और इस अस्पताल में खवातीन के लिए नमाज अदा करने के लिए एक जगह भी बनाई हुई है। किससे पूछ लें, वो वैसे अलमारी में जाए नमाज मौजूद है। हुमा ने जायनमाज़ निकाली और नीयत बांध ली। नमाज के बाद सास की सेहत के लिए दुआएं की। वजीफ़ा पढ़ा, पेंच सूरा पर्स से निकाल कर यासीन पढ़ी। आज का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। ये मस्जिद नहीं है और ये यासीन क्या क्यों पढ़ रही हो? क्या अम्मा का आखिरी वक्त आ गया है? तौबा, सेहत के लिए दुआ कर रही हूँ। कैसी बातें करते हैं आप? यासीन की बड़ी फजीलत है। अब यासीन की फजीलत पर लेक्चर ना देने बैठ जाना। हमने तो यही सुना है कि बंदे के आखिरी वक्त पर यासीन पढ़ी जाती है ताकि उसका दम आसानी से निकले। हिमा अयाज के फजूल गोई का क्या जवाब देती, चुप रही। पंजोरा पर्स में रख कर कुर्सी पर बैठ गई। अब तो लेट जा और आराम कर लो। नर्स कह रही थी कि तुम रात भर उनके पास
परेशानी के इज़हार के लिए चक्कर लगाती रही। वैसे यहाँ तो धाक बैठा दी तुमने कि बहू को सास की भी इतनी फ़िक्र है, बेटे से ज़्यादा परेशान है। वो तंज की तेर बरसाता था। पता नहीं उसे क्या तकलीफ थी। हिमा बिल्कुल खामोश रही, कहना चाहती थी कि मैं आराम करने नहीं आई, मगर वो उसे भी अपनी तरफ इशारा समझता इसलिए लेट ही गई। नींद तो अयाज की बातों ने उड़ा दी थी। तो 9 बजे के करीब हमरा समरा नाश्ता लेकर आई। अयाज ने उनके साथ हिमा को भी घर भेज दिया। हिमा ने घर संभाला। काफ़ी लोग खैरियत दरियाफ्त करने आते रहे। अयाज को दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी। फिर 2 दिन बाद अम्मा घर आ गए। उनकी दवा कज़ा की पाबंदी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करनी थी। हिमा ने जिम्मेदारी ली। सुबह उनका ब्लड प्रेशर चेक करके नोट करती, फिर हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर लाती। नंदों को भी सहूलत हो गई। बड़ी और छोटी नंदों की ससुराल ओकाड़ा में ही थे, वो अपने घर चली गई। मुंजली हमरा चूँकि अम्मा के भतीजे से ब्याही हो गई थी, वो अम्मा के साथ ही रहती थी। उसका शौहर कई कई दिन के लिए घर से क्या शहर से बाहर दौरों पर रहता, इसलिए अम्मा ने बेटी की तन्हाई के ख्याल से उसे घर में रख लिया। माँ बेटी दोनों माँ बेटी दोनों तन्हाई का ज़ाला हो गया। अम्मी तो दूसरे दिन अहद के साथ वापस चली गई। सास भी बहू को देखकर खुश हुई। यास की छुट्टी ख़त्म हो गई तो हिमा साथ नहीं गई। अम्मी अभी अम्मा बहुत कमज़ोर थी, उन्हें देखभाल की ज़रूरत थी। अयास ने भी महसूस किया कि जिस जिम्मेदारी और पाबंदी से वो अम्मा का ख्याल रख रही हैं, हमरा के लिए मुश्किल होता है। वो चला गया, मगर उसके खाने पीने की भी फ़िक्र हिमा को फ़िक्र थी। नाश्ता तो वो खुद बना सकता था। फिर ये हुआ कि हिमा की अम्मी के तकाज़ुस पर उसने ससुराल आकर खाना कबूल कर लिया। रात के लिए अम्मी उसका खाना साथ कर देती। हिमा को इत्मीनान हो गया। वो 10-12 दिन बाद ही अम्मा को मुकम्मल सेहतियाब देखकर वापस आई। घर आकर उसने खासी तब्दीली देखी। साफ सुथरा फर्श और किचन भी बिल्कुल बिल्कुल साफ, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थे। जबकि आज तो किसी चीज़ को अपनी जगह पर रखने के कायल ना था। ना कभी जब भी वो मैके में रुक जाती, वापस आकर घर तो लेट ही देखता। किसी गेस्ट रूम में तो लगता है था कोई मेहमान रहता है। मेज़ पर कागजात और कलम रखे हुए थे। कुर्सी की पुश्त पर जायनमाज़ तय की हुई थी रखी थी। तो जब इस घर में नमाज कौन पढ़ने लगा? क्या अयाज इतनी अपनी तन्हाई की वजह से इस कमरे का इस्तेमाल करने लगा? और नमाज भी वाह बाहर आई तो अयाज ने गलतफहमी दूर करने में देर करा कि ओह भूल गया, गेस्ट रूम में फरीद ठहरा हुआ है, मेरा क्लास फेलो। उसका एक प्रोजेक्ट मिला है यहाँ, उससे उसका ऑफिस नज़दीक है। किराए का कमरा तलाश कर रहा था। मैंने कहा मेरा पूरा घर ही खाली है, आ जाओ। वो आ गया। अब मैं आ गई हूँ, उसका चलता करें। क्यों सुबह जाकर रात को आता है, हमें क्या तकलीफ है? ये सफाइयाँ वगैरह भी वही करता है, सुबह नाश्ता बनाता है। मुझे तो उसने बहुत आराम पहुँचाया। देख लो, सुबह बरामदा, सुबह सहन सब धोकर गया है। तुम्हारा भाई बंद बंद है, नमाजी, परहेजगार। मगर ये मुनासिब तो नहीं है। मेरा तो वो नामहरम है ना। क्यों मैं क्यों अब उससे मैं तो नहीं कह सकता कि जाओ भाई, हमारे बेगम का ऑर्डर है। ऑर्डर नहीं, असूल की बात है। शरीफ बंदा है, बहुत ज़्यादा शरीफ। तुम मिलोगी तो उसकी उम्मीद मरीद हो जाओगी। दिन में तो उसकी शक्ल ही नज़र नहीं आती। मुझे भी सुबह नाश्ते के वक्त ही नज़र आता है, फिर गायब। अलबत्ता छुट्टी का दिन वो कपड़े धोने का, इस्त्री करने की में गुजार देता है, इसलिए मौजूद होगा। तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। मैं भी घर की पर होगा। यास के पास तो उसकी हिमायत में बेशुमार दलाइल थे, घर मगर उसे अजीब लग रहा था। गैर आदमी की मौजूदगी, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। शरीयत में भी इसकी गुंजाइश नहीं है। आज को उसकी बात की परवाह ना थी कि वो गैर आदमी की मौजूदगी में अपने घर में भी ही आवाज़ ही आज़ादी से चल फिर नहीं सकेगी। सुबह नाश्ता बना रही थी तो हरान धड़का कर लगा रहा था कि अयाज का दोस्त अगर अयाज जैसा ही हुआ तो बेधड़क किचन में आ जाएगा। मगर वो कमरे में ही रहा। नाश्ता बेस पर रखा ही था कि अयाज ने पुकार कर कहा, आ जाओ फरीद, आज खालिस बेहतरीन नाश्ता कर लो। हिमा ने अयाज को घूरा। फरीद ने कमरे से ही कहा, तुम कर लो भाई, मैं भी बना लूँगा नाश्ता, किचन में कर लूँगा। अयाज उठकर चला गया। जाते जाते मुस्कुरा कर कहा, शर्मा रहा है। फिर वो उसका बाजू पकड़ कर ले आया। यार मेरी बीवी भूत या चुड़ैल तो नहीं है जो तुम डर रहे हो, ना दरिंदा है जो तुम्हें खा जाएगी। नहीं खा जाएगी तो ठीक है। वो शरारत के मूड में था। फरीद वाकई शर्मा रहा था। गर्दन झुकाकर बैठ गया। दबी जुबान से अस्सलाम वालेकुम कहकर नाश्ता शुरू कर दिया। हिमा ने शुक्र अदा किया कि उसने तो नज़र उठा कर देखा ही नहीं। रियाज कुछ ना कुछ बोल रहा था जिसका जवाब फरीद और हिमा की तरफ से हूँ हाँ में ही शामिल मिल रहा था। हिमा सबसे पहले उठ गई। बाद में अयाज से शिकवा किया, ज़बरदस्ती पकड़ लाए उसे। कुछ क्या सोचेगा वो, क्या कर लेता नाश्ता किचन में। भाई अच्छा नहीं लगता रोज़
रोज़ वो मुझे बनाकर खिलाता था, आज अकेला बनाकर करता। वाह! शरीफ आदमी है, बरसों की वाक़फ़ियत है। देखा था कि इस कदर शर्मा रहा था, फिर भी शरीयत में उसकी इजाज़त नहीं है। हर मामले मज़हब और शरीयत से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अयाज़ को भला जवाब से रोकना हिम्मा की बस में की बात तो ना थी। जब तुम बाज़ार जाती हो, शॉपिंग करती हो, बुर्का तो नहीं पहना होता तुमने, दुकानदारों से हजत करती हो, टैक्सी ड्राइवर के साथ अकेली आ जाती जाती हो, शरीयत इस वक़्त खामोश रहती है, पर्दा तो तुम करती ही नहीं हो, फिर तुम्हें क्या एतराज़ है? अयाज़ के जवाब ने उसे चुप करा दिया कि वो नहीं करती पर्दा, मगर चादर से जिस्म छुपाकर बाहर निकलती है, मगर फिर भी देखिए वो अलग बात है, मगर घर में इस तरह रहना उलझन हो रही है मुझे मोहतरमा, आपकी नीयत साफ़ है, दामन पाक है और किरदार मज़बूत है, तो 10 नामहरम घर में हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम देख लेना वो बेज़रर इंसान है। अयाज़ पर किसी बात का असर न था। फिर गुज़रते दिनों में हम हिमा ने देखा वो वाक़ई बेज़रर है। सुबह नाश्ता करके जाता तो रात के वापस आता घर की एक चाबी फ़रीद के पास थी। वो मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़कर किसी होटल के से खाना खाकर आता। हिमा ने अयाज़ से कहा कि फ़रीद से कहे रात का खाना वो यहीं खा लिया करे। हम उसके घर कमरे में या किचन में ही खाना रख दिया करेंगे। अयाज़ ने फ़रीद से कहा, मगर फ़रीद माना नहीं। हिमा को उसकी एक आदत बहुत पसंद थी, वो नमाज़ का पाबंद था। फजर की नमाज़ के वक़्त उसके कमरे से आवाज़ें भी आती थी। कभी वो बरामदे में नमाज़ पढ़ लेता, तिलावत भी करता था। बहुत ज़्यादा सफाई पसंद इंसान था। वो सोचती काश अयाज़ उससे कुछ सीख लेता, मुझे कहने से बाज़ न रह सकी। फ़रीद को देखा कर आप भी नमाज़ पढ़ने का शौक नहीं रख होता। वो अपनी जन्नत कमा रहा है, मैं उसकी नकल करके क्या करूँगा? लापरवाही, आप भी जन्नत कमा लें, उसने बेसाख्ता कहा। ताकि तुम कह सको कि मैं ने फ़रीद से मुतासिर होकर नमाज़ पढ़ ली। फ़र्ज़ तो बस फ़र्ज़ है, किसी से मुतासिर होके तो बात ही नहीं है। तुम मुझे जहन्नमी साबित करने की कोशिश करती हो। अच्छा वो सख्त नाराज़ था। हम हिम्मत सहम गई और वाक़ई वो क्यों उसे मजबूर करती है। मालूम है कि उसे यह ज़िक्र पसंद नहीं है, फिर मगर वो क्या करती? फ़रीद को नमाज़ और एहतमाम करते देखकर दिल चाहता अयाज़ भी जुमे को ही सही नहा धोकर सफ़ेद कुर्ता शलवार में मस्जिद जाता। कितना अच्छा लगता, उसने अपने मेके में यही देखा था। यहाँ पता नहीं आज के वालिदैन ने उसे नमाज की तलकीन की थी कि नहीं। जब वो फ़रीद देखती तो उसे अपने घर में किसी कमी का एहसास होता। फिर कुछ दिन बाद फ़रीद चला गया और हिमा को अजीब सी तन्हाई ने घेर लिया। वह था तो ज़हन बटा रहता था। सुबह फजर के वक़्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़, उसके कदमों की चाप, तिलावत की मीठी नरम आवाज़ के हलकुरे और समात में रस घोलते, कभी बुलंद आवाज़ में तकबीर। अभी तो वो नमाज़ों की आदी हुई भी ना थी कि वो गायब होगी। उसे तन्हाई से खौफ आने लगा। फिर अयाज़ ज़ुलेखा को ले आया। सुबह आकर वो शाम को जाती, तन्हाई तो दूर हो गई, मगर अब कोई काम न रहा। वो बोर हो जाती और सोच में गुम रहती, मशागिल की कमी और अयाज़ की दिन ब दिन बढ़ती बेनियाज़ी। वो सोचती कि आखिर बेटी के वालिदैन की बेटी की शादी के लिए सिर्फ ज़ाहरी इसबाब को ही मद्देनज़र क्यों रखते हैं? आला तालीम, बेहतरीन जॉब, खुशहाल घराना और बस। ज़हनी मुताबिकत की अहमियत क्यों नहीं होती? माहौल का अंदाज़ा, ख़यालात से आगाही नहीं, बोझ उतारना है। लड़की पर क्या गुज़रती है? उसे वालिदैन के फ़ैसले के बरहक खातिर क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। वो उसके से लाइल्म रहते। अयाज़ को हिमा की ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा होता तो शायद वो अपने ख़यालात का इज़हार बेदर्दी से ना करता। बेख़्याली में या दिली ख़्वाहिश के तहत ही उसके मुँह से निकल गया, आज जुमा है, मस्जिद में नमाज़ पढ़कर दुआएँ ही कर लें, कैसी दुआएँ? यही अपनी सेहत कारोबार की तरक्की, अम्मा सेहत, बहनों की माँग ले अल्लाह से, सब कुछ तो है मेरे पास। तुम हो, अम्मा भी सेहतमंद है, बहनें भी खुश-बाश। फिर भी इंसान को हर लम्हा अल्लाह से कुछ ना कुछ माँगते रहना चाहिए। दुनिया की हर नेमत मिली हुई है। सबसे बढ़कर तुम जैसी हसीन और बावफ़ा बीवी है। मेरे पास कमी कोई नहीं है। इसके अलावा जो मिला होते हैं, मेरा उनसे इख्तिलाफ़ है। ये ज़ुबान से कुछ कहते हैं, अमल कुछ और होता है। उनके पीछे नमाज़ पढ़ने से मैं भी मुनाफ़िक हो जाऊँ, ये मुझे मंज़ूर नहीं। वो तो हर बात साफ़ कह जाता था, हिम्मा तौबा करती रहती। तो ख़ैर नमाज़ घर में ही पढ़ ली जाए तो हर नेमत तो है, मगर बच्चा ही माँग ले। वो बहुत हिचकिचा कर ही बात कह सकी। वो जैसे चौंक गया, तंज उसके चेहरे पर बिखर गया। अजब बेज़ार सी लकीरें होठों पर खिंच गई। वो अब ये नई ख़्वाहिश पालने लगी। बच्चा क्या फ़िज़ूल सी ख़्वाहिश है, क्या नमाज़ पढ़ने से बच्चे आ जाएँगे? तुम पढ़ती हो तो हो। उसने बात पूरी की ही नहीं। मतलब यही था कि अगर नमाज़ पढ़ने से बच्चा मिल जाता तो तुमने कितने बच्चे पाए, ये क्यों ना पैदा किए? हिमा का दिल भर आया। मेरा दिल चाहता है कि वो के हो। उसने उसका दिल गड़ा कर कह दिया। फिर उसके कहने से पहले कमरे में घुस गई। कई दिन अयाज का मूड खराब रहा, कई दिन हिमा उदास रही। वो महज खुद को मसरूफ रखने और ख्वाहिश को जुबान देने से बचने के लिए कभी कपड़े धोने लगती, कभी इस्त्री करती। अयाज को गुस्सा आता
ज़ुलेखा घर काम के लिए रखी गई है, तो तुम्हें भी शौक है तकलीफ़ उठाने का। वो कुछ ना बोली, कहती कि फिर क्या करूँ, वो दिन कैसे गुज़रे। खाली बैठे-बैठे ज़हन में बुरे-बुरे ख़्यालात जन्म लेते हैं। कभी वो अंदर से अपने पुराने कपड़े जो दिल से उतर गए निकालती, उनमें कुछ जिद्दत पैदा करती, जिस पर कढ़ाई करती तो किसी को क्रोशिया की बेल से नया रंग देती। फिर ऊन मंगा कर स्वेटर बुनने लगती। फिर भी ये महज दिल का बहलावा था। कुछ साथ का हर काम शुरू होकर ख़त्म हो जाता और ज़हन किसी नई मसरूफ़ियत की तलाश करने में भटक जाता। उसकी हर वक़्त की सोच और बेज़ारी की कैफ़ियत से अयाज़ को गुस्सा आता, वो बड़बड़ाता, कभी डाँटता, रोज़ चीख-चीख रहने लगी। तन्हाई का ज़िक्र सुनकर और भी बिगड़ता। उस दिन ज़ुलेखा की छुट्टी पर जाने और एक अपनी तन्हाई के ज़िक्र पर वो सोच रही थी, शायद वो कहे तुम मैके चली जाया करो, मगर वो भला कब चाहता था कि वो कहीं जाए। हिमा ने पड़ोस में जाना भी छोड़ दिया। वो सरियाबाजी की सास का सामना करने से शर्माने लगी। वो भी उन दोनों नंद की शादी के सिलसिले में मसरूफ़ थी, कितने दिन से आई ही नहीं थी। घर आता है इंसान तो खुशी चाहता है, बीवी की मोहब्बत और चाहत की ख्वाहिश लेकर यहाँ आकर बेगम की मिजाज ही बरहम नजर आते हैं। ज़ुलेखा वो 2 दिन के लिए गई है, मर तो नहीं गई, आ जाएगी। मेरा दिमाग अपनी फजूल बातों से खराब न किए। आप कहें तो मैं डॉक्टर को दिखा दूं। डॉक्टर डरते डरते ही बोला था, किस लिए बीमार हो तुम, क्या हुआ है? वो सख्त लहजे में बोला था। यकीनन समझ तो गया था उसका क्या मतलब है। नहीं, बस ऐसे ही। क्या क्या वजह है कि बच्चा इतनी देर क्यों हो रही है? फिर बच्चा बेगम साहिबा, बच्चा इसलिए नहीं होता कि मैं नहीं चाहता, मुझे बच्चे ये अच्छे नहीं लगते। हिमा हवास बाख्ता हो गई। उस जवाब की तवक्का नहीं थी। इस एयास के गुस्से से बचने के लिए फिर बेतुकेपन से बोल पड़ी। वो असल में ज़िंदगी में से क्या सयानियत एक सयानियत होती है तो मिजाज पर भी असर पड़ता है। थोड़ी तब्दीली से अच्छा असर पड़ता है, मगर कोई शुगल है, कोई मसरूफियत तो हमें क्या, मैं नहीं चाहिए है मुझे तब्दीली। वो उसे घूर कर बोला, और मुझे औलाद की हरगिज़ ख्वाहिश नहीं है, ना ही ख़ानदान बढ़ाने का ज़रिया बनना चाहता हूँ। समझी, दुनिया में लाखों लोग इस हमाकत में मुब्तला हैं। ये गुर्बत जहालत सब इसी आबादी बढ़ाने के लिए नतीजे में है। मेरे लिए मैं और तुम काफ़ी है, सुन लिया, मगर मुझे बच्चे चाहिए। वो धक धक करते दिल को काबू करने लगी रही थी, ज़ुबान को अपनी अवलीन जायज़ ख्वाहिश को बयान करने से रोक ना सकी। हालांकि उसे हिज्जत बाज ख़र्च बिल्कुल पसंद ना थी, मगर वो अपनी तन्हाई और मुश्किलें के ना होने से बेज़ारी का इज़हार कैसे करती। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, पूरी को ताकत से चिल्लाया। उसके गुर्राने से हिमा डर गई। उसे सहमा देकर अयाज को और गुस्सा आ गया। उसके हाथ में गिलास था, वो ज़ोर से फर्श पर दे मारा। शायद उसकी छना कर की आवाज़ बहुत पसंद आई कि मेज़ रखे चाय के बर्तन भी एक के बाद एक फेंकने तोड़ने शुरू कर दिए। साथ ही वो चीख भी रहा था, नाशुक्री औरत, कितनी ऐश करवाई, शानदार घर लेकर दिया, एसी लगवाए, सारे कमरों में कालीन बिछवाए, कीमती लिबास लेकर दिया। इतना खर्च तो बादशाहों ने भी ना किया होगा, और उसे फिर भी कमी लगती है कि इस वक्त खुश होते नहीं देखा उसे। उसे बच्चे चाहिए। वो अब अधर उधर रखे डेकोरेशन के फ्लोरी पीसेस की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। हिमा ने उसे पकड़ा, गुस्सा ठंडा करना चाहा, माफ़ी मांगी, खींचती रही, मगर ना जाने कैसा भूत उस पर सवार था कि उसकी हर कोशिश नाकाम बनाता रहा। बुलाओ अपने माँ बाप को। वो फिर लाल आंखों से अपने से डराता हुआ चिल्लाया, उनको बताओ तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम्हें कोई और पसंद आ गया है, जाओ। फिर उसकी उसी के पास हिम्मत तौबा तौबा करके रोने लगी। उसके इख्तियार में कुछ ना था। तुमको मेरे हर अमल पर एतराज़ होता है, मेरे हर फ़ेल पर बुराई नज़र आती है, मेरे साथ रहने में को तुम्हारी मज़हब को ठेस पहुँचती है, मेरे लिए तरह-तरह के फ़तवे ढूँढ कर सुनाती हो। अरे तुम्हें कोई और पसंद है तो मुझसे शादी क्यों की? अयाज़, अयाज़ प्लीज़, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे माफ़ कर दे। रोती जाती, उसका हाथ पकड़ती जाती, मगर अयाज़ पर अब तो जुनून तारी हो चुका था। हर हाथ आई चीज़ वो उठाकर फेंक रहा था। ऐश कराए नौकर लाकर रखी। उसका एहसान जताने का मूड ही ख़त्म नहीं हो रहा था। अयाज़, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा, प्लीज़ रुक जाएँ, क्या कर रहे हैं? वो उसे दोनों बाजुओं से दबोच कर कमरे से जाने से रोकने लगी। ये हरकत और भी महंगी पड़ी। अयाज़ ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। साथ ही अयाज़ ने उसका सारा किस्सा ही ख़त्म कर दिया। दफ़ा हो जाओ तुम मेरे सामने से, वरना आज से तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए हराम हूँ। बस खुश हो जाओ, बस, या और कुछ, चलो फिर जा। और ये कहते कहते उसे तरह के 3 नहीं बल्कि 5 बार अल्फाज मुँह से निकाले। हिमा वो तो जैसे अपनी जगह वो मंजमंद हो गई। हवास काबू में ना थे। वो उसे हर तरह हाथ आई हर चीज़ फेंकती देखती रही। अब रह के गया था, उसे खबर ना हुई कब अयास उसे अपने मशगले से बेजार होकर बाहर निकल गया, और कब पड़ोसन सर अब अजी की सास अंदर आई, उसे ज़मीन में उठाया, पलंग पर बिठाया, पानी पिलाया। वो खुद भी संजीदा गमगीन थी। चलो बेटी, अब इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अयाज ने अभी हमारे घर आकर बताया है, अब तुम उसके लिए गैर हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मेके छोड़ कर आऊँ। हिमा के जिस्म में जान नहीं नहीं रही। वो हसरत भरी नज़रों से उन्हें देखने लगी। आंसू अब
आबशार की तरह चेहरे पर गिरने लगे। रोते रोते उसने कहा, आंटी हमारा कोई खास झगड़ा तो ना हुआ था, पता नहीं उन्हें क्यों गुस्सा इतना गुस्सा है, मैं तो खुद हैरान हूँ, प्लीज़ उन्हें आने तो दें। फिर देखो बेटी, गुस्सा इसलिए हराम किया गया है, उसमें इंसान अक्ल होश खो बैठता है, फिर भी गुस्से की कोई तो वजह होगी, तुमने कुछ कहा होगा। वो हर तरफ टूटे बर्तनों का तूफान देख रही थी। मैं सच कहती हूँ आंटी, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की, बस इतना ही कहा था कि अगर बच्चा हो जाए तो हमारी एक सारी तन्हाई खत्म हो जाएगी। वो रो रो कर मुझको बता सकी। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और कंधे पे थपकने लगी। बस बच्ची मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, दीन से लाइल्मी भी एक वजह है। हालांकि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में तलाक एक नापसंदीदा फेल है, मगर मर्द तो गुस्से में खुदा को भूल जाता है। भला इन्हें हदीस का क्या याद होगी। मैं केवल उसका दाखिला किस तरह हुआ, टूटा हुआ दिल, आंसू की बारिश गिरने से पैर में चोट आई थी, लड़खड़ाती हुई फक चेहरा लिए बखरे बालों से पथराए और होंठों के साथ घर में सब बेखबर थे। अम्मी के आवाज़ों पर बिजली गिरी। आंटी उन लोगों के लिए निशाना सा नहीं थी। उन्होंने हिमा को कुर्सी पर बिठाकर अम्मी से बात की। हिमा आंखें बंद किए खुद पर गुजरने वाली क़यामत का हाल सुन रही थी। भाइयों की आवाज़ें अम्मी का बवेला, वो किसी के सवाल का जवाब न दे सकी। फहद बार बार अयाज के मोबाइल पर ट्राई कर रहा था, वो बंद था, घर में पर भी कोई उठा नहीं रहा था। मैं खुद जाता हूँ, घर पर होंगे। फहद ने इरादा जाहिर किया, कोई फ़ायदा नहीं। आंटी ने कहा, वो घर की चाबी मुझे दे कर गया है, मैं घर लॉक करके आई हूँ। अब्बा मस्जिद से आए तब तक आंटी वहीं रुकी हैं। जो कुछ हमें हिम्मत से मालूम हुआ था, घर का जो हाल था, वो सब उन्होंने बड़ी दर्दमंदी से सुनाया। घर में सन्नाटा छा गया। वो रात हिमा के लिए क़यामत की रात थी। वो अपना कसूर किससे पूछे। अम्मी भी रो रही थी, भाई गमगीन। फिर अब्बा ने अम्मी को तसल्ली दी, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं है, मगर हमें मशीयत के इशारे पर सब्र का हुक्म है। मैं नहीं समझ सकता कि उससे में क्या मसलहत है या हमारे लिए क्या बेहतरी है। फिर भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि किसी बड़ी खराबी से बचने के इशारे हों। मैं सुबह अयाज के ऑफिस जाकर बात करूँगा। मामला मेरी समझ में नहीं आया। मैं अपनी बेटी की नेकी, शराफत, उसकी सब्र बर्दाश्त का गवाह हूँ, इसलिए इसे इल्ज़ाम नहीं दे सकता। अयाज ने भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसलिए क्या कहा जा सकता है, तुम उठो, खाना का इंतज़ाम करो। घर में मातम की फ़िज़ा नहीं होनी चाहिए। रिस्क में इस्तनाई अल्लाह को पसंद नहीं। खाना खाओ बेटी और भूल जाओ कि क्या हुआ है। अल्लाह रहम करने वाला, मेहरबान है। अब्बा ने उसे समझाया। अब्बा तो मुसलसल समझा रहे थे, सब्र की तलकीन कर रहे थे, लेकिन खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ है। अम्मी खरीद कर उससे ये जाने क्या उगलवाना चाहती थी, मगर बताने के लिए उसके पास कुछ न था। अलबत्ता उसने अम्मी से इतना ज़रूर कहा, अब्बा से कहीं किसी आलम या मुफ्ती से मसला पूछे। उस वक्त कोई गवाह न था। अम्मी ने अब्बा से बात की। वो सुबह यास के दफ्तर जा रहे थे, रुक गए, आहिस्ता से बोले। वो खुद तो थी, और ये बात वो फिर दोबारा 100 बार भी कह सकता है। ऐसे आदमी का क्या भरोसा, इतनी ज़िल्लत सह सकती हो। अब्बा याद से हमा का कसूर पूछने के इरादे से गए थे। इसका दोबारा रिश्ता जोड़ने नहीं, आज ऑफिस नहीं आया था। वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर ओकाड़ा चला गया था। फहद ने ओकाड़ा जाने का इरादा किया। अब्बा ने मना कर दिया। बहुत शर्म की बात है, उसे खुद आना चाहिए था। अगर ज़रा सी भी गुंजाइश निकलती तो वो बात की जा सकती थी, मगर मेरे ख्याल में उसकी ख़त्म ही समझो। फ़हद और अहद तो कई बार घर में गए, फिर पड़ोस में जाकर पूछा, वो वहाँ था ही नहीं। एक आलिम से बात की अब्बा ने, और वो खुद अयाज से मिलकर बात करना चाहते थे, मगर 3-4 दिन के बाद बाकायदा तहरीरी तलाक़नामा भी मिल गया। अब सब कुछ ख़त्म हो गया। ज़रा सी उम्मीद की किरण झलक दिखाकर तारीकी में डूब गई। दिन सुस्ती में गुजरने लगे। अब अयाज से मिलना, बात करना किसी को गवारा न था। फ़हद को एक अच्छी जॉब मिल गई। अम्मी ने एक लड़की देखी थी, चाहती थी कि मंगनी कर ले। हिमा को दिखाने की मुंतज़िर थी कि ये सहाना हो गया। सब चुप हो गए। फिर भाइयों की दिलजोई, माँ बाप की शफ़क़त, सहेलियों की तशकीर, दिलास आखिरकार हिमा को ज़िंदगी की तरफ खींच लाई। फिर भी रात को अक्सर उसकी तकिया आंसू से भीग जाता। वो तसव्वुर में याद से सवाल करती, क्या कसूर क्या था मैंने। उसे कोई जवाब न मिलता। फ़हद को ट्रेनिंग के सिलसिले में स्पेन जाना पड़ा था, इसलिए मंगनी जल्दी से में तय की गई। फ़हद के मंगेतर अम्मी के रिश्ते से उनकी भतीजी लगती, बहुत प्यारी सी थी, शरीर चलबली। मंगनी में लड़की वालों के वहाँ सरियाबाजी और आंटी मिली। हिमा का रंग उड़ गया। वो हर किसी के सामने खौफजदा हो जाती। आंटी खुद उठकर उसके पास आई। बहुत प्यार किया। गो कि अम्मी ने फ़हद की सास को उसकी तलाक के बारे में बता दिया, मगर हिमा को भी फिर भी शर्मिंदगी न घेर लिया। आंटी ने बताने लगी, एजाज अपनी माँ बहनों को ले आया था, हर रोज़ उनसे झगड़ा करता। एक दिन अयाज की बहन हमारे यहाँ आई। मैंने उन्हें दर्स में आने की दावत दी। वो दरअसल हम तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करना चाहती थी। हम सब ने उसे तो तारीफ़ ही की। फिर वो दर्स में भी आ गई। वो भी हमसे सवालात करने लगी। कुदरती बात है, हमने तो तारीफ़ ही की है। अगले दिन अयाज ने उनसे खूब झगड़ा किया। दर्स में क्यों गई, मैंने कभी हिमा को नहीं जाने दिया, तुम लोग क्यों गई, और मोहल्ले वालों से
क्यों ले रही हो वगैरह। फिर वो दोनों वापस चली गई। ये सब ज़ुलेखा ने आकर बताया, वो हमारे यहाँ कपड़े धोने आती हैं। मैंने उसे डाँटा कि मोहल्ले में, क्योंकि ये किसी भर की बातें दूसरे घर में जाकर नहीं बिचरनी चाहिए। रईसगाह अब ज़ुलेखा ने अयाज़ का काम छोड़ दिया। अकेले घर में उसका काम क्या किया? उन्होंने अम्मी से मुखातिब होकर कहा, बहन कभी इस बात की फ़िक्र ना करना कि तुम्हारी बेटी की तलाक से कोई ख़राबी है। अल्लाह को उसकी बेहतरी मंज़ूर है। हिमा को बड़ी तौक़ीयत हुई। फिर फ़हद स्पेन चला गया 3 माह के लिए और 6 माह बाद शादी तय हुई। अम्मी अफ़रा-तफ़री में बड़ी की तैयारियों लगने करने लगी। हिमा भी उनके साथ बाज़ार जाती। उसने अब सबकी खुशी में शरीक होने का मज़्म इरादा कर लिया था। उसे सब्र आ गया था। सब्र में बड़ी क़ुव्वत होती है। अभी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई थी कि उसके लिए भी एक रिश्ता आ गया। सभी हैरान थे। अभी उस वाक़ये को 1 साल भी नहीं हुआ और अब्बा को रिश्ता पसंद आ गया। वो लड़के से मिल गए। मिल आए, दफ़्तर वालों से कुछ मालूमात भी ली। अम्मी ने हिमा को आगाह किया, वैसे तो सब ठीक है, बस एक बात तो ये है कि गाँव से ताल्लुक़ रखता है। दूसरे कृष्ण नगर की एक गली में छोटा-सा मकान है उसका। अम्मी कृष्ण नगर शरफ़ा की आबादी ने कहा। अब हाँ, तुम्हारे अब्बा बता रहे थे सुमल स्वाद का पाबंद है, दाढ़ी भी है। अम्मी को गाँव कृष्ण नगर में छोटा-सा मकान और दाढ़ी पर भी शायद एतराज़ था। वो चुप रही, मगर ख़ासा पुरजोश था। वो यहाँ आए और हमारे साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए। बहुत शाइस्ता है। अम्मी ने उसे कहा, तुम चाहो तो उससे मिल लो, शरीयत में इजाज़त है। हिमा जानती थी उसके वालिदैन ज़्यादा देर उसे यूँ बैठा नहीं रहने देंगे और ज़रा देर की मुलाकात के भला क्या अंदाज़ा हो सकता है। रियासत से तो अब्बा ने कई मुलाकातों के बाद मुतमिन होकर ही इकरार किया था। अम्मी आप मुझसे उकता गई हैं, इतनी जल्दी मुझे फिर न इम्तिहान में ना डालें। अम्मी मुझे डर लगता है। वो रोने लगी। बेटा फ़र्ज़ की अदायगी में देर नहीं करनी चाहिए। हर काम का एक वक़्त होता है और अब तुम्हें हमें और भी अज़ीज़ हो गई हो। अम्मी ने उसे प्यार किया, इसलिए हम फ़हद के साथ तुम्हारी खानदानवादी चाहते हैं। रिश्ता तो एक और भी है, मगर ये लड़का सबको पसंद है। फ़हद ने फ़ोन पर ही उसका इंटरव्यू लिया। ओके कर दिया, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं होगा। वो चुप रही तो अम्मी ने आहिस्ता से कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझसे मिल लो। वैसे मैंने अभी उसे देखा है। छोटी-सी दाढ़ी है मगर अच्छी लगती है उसके चेहरे पर। उसकी माँ भी आई थी, सीधी-सादी देहाती खातून है। सबने उनके से कहा कि आपने दाढ़ी क्यों रखने दी? अभी से कहा, कहने लगी ये फ़रीद का ही शौक है। कौन फ़रीद? वो चौंक गई। दिल यकबार उछला, यही जिसका रिश्ता है। कसूर से आगे कोई गाँव है, वहाँ ज़मींदारी है उनकी। घर है फ़रीद से जान चौधरी। हिमा का दिल अपनी जगह से हिल गया। फ़रीद से जान अयाज़ का दोस्त है, ये कहाँ से टपक गया? अयाज़ ने उसे बता दिया वो एक मुतल्लका को क्यों कबूल कर रहा है। तुम्हारे अब्बा को तो मुतमिन है, कह रहे थे काश ये रिश्ता पहले आ गया होता। अम्मी नहीं मालूम है मेरी तलाक उन्हें मालूम है मेरी तलाक। हाँ, फ़रीद को मालूम है। अम्मी ने मुख्तसर जवाब देकर बात ख़त्म कर दी। वो पूछना चाहती थी कि बल्कि उसे मालूम करना चाहती थी कि क्या अम्मी अब्बा जानते हैं वो अयाज़ का दोस्त है, मगर उसकी हिम्मत ना पड़ी। लेकिन दिल में ये सवाल बार-बार उभरता रहा कि अगर किसी तरह वो फ़रीद से पूछ सकती, लेकिन काफ़ी दिन वो घर के अंदर रहा था और कभी भी वो उससे मुखातिब ना हुई थी। अब बात करते हुए हिचकिचाहट हो रही थी। ये बात वो किसी से भी नहीं कह सकी कि फ़रीद अयाज़ का ही दोस्त है, जो घर में काफ़ी दिन रहा था। अम्मी ने उससे फिर कहा कि वो चाहे तो फ़रीद से घर पर मुलाकात कर सकती थी, मगर उसने इनकार कर दिया और अम्मी से कह दिया, अम्मी इसके लिए जो बेहतर है समझते हैं, उनको इख्तियार है। फ़रीद का रिश्ता मंज़ूर कर लिया गया। तो ये था आज के नंबर के पहले फर्स्ट पार्ट का। एंड कैसा लगा आप सबको? नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नंबर के नेक्स्ट पार्ट से, जो होगा इसका लास्ट पार्ट। अल्लाह हाफ़िज़।